तो आज की हमारी इस खास चर्चा यानी इस डीप डाइव में हम साहित्य की एक बहुत ही गहरी और कालजयी रचना पर बात करने वाले हैं। हमारे पास स्रोत के रूप में एक बेहद प्रभावशाली बुक रिव्यू है। और ये रिव्यू महान हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध काव्य कृति मधुकलश पर आधारित है। बिल्कुल। और आज का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि दशकों पहले लिखी गई इस किताब को आज भी 4.5 यानी 4.5 की इतनी शानदार रेटिंग क्यों मिल रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये किताब केवल कुछ कविताओं का एक साधारण सा संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे अनुभवों और दर्शन का एक बहुत ही परिपक्व निचोड़ है। सही कहा। और इस विषय की गहराई में जाने से पहले अगर हम इंसानी फितरत पर थोड़ा गौर करें ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अच्छा। वो क्या? मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जब दो अजनबियों की नई नई जान पहचान होती है तो उनकी बातचीत का तरीका बहुत ही सधा हुआ और कह सकते हैं सजावटी होता है। लोग रूपकों और प्रतीकों का सहारा लेते हैं। हाँ, घुमा फिरा कर बात करते हैं। बिल्कुल। जैसे कोई कहेगा कि आज मौसम कितना सुहाना है, जिसका असल मतलब शायद सिर्फ ये जताना होता है कि वो व्यक्ति अंदर से खुश है। शुरुआत में हम अपनी असली भावनाओं को सीधे सीधे कहने से बचते हैं। एक तरह की झिझक होती है ना? हाँ, एक पर्दा होता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात समझ भी जाए, लेकिन हम पूरी तरह से खुद को खोलना भी नहीं चाहते। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और पता है, यही जान पहचान जब एक बहुत गहरी सालों पुरानी दोस्ती में बदल जाती है ना, तो वो पर्दा अपने आप गिर जाता है। एकदम सही। तब उन प्रतीकों या रूपकों की कोई खास जरूरत नहीं रह जाती। मतलब बातचीत ज्यादा गहरी, आध्यात्मिक और एकदम वास्तविक हो जाती है। तब आप सीधे कह सकते हैं कि यार आज मन बहुत उदास है। बिल्कुल। या आज एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है। ये जो दिखावे से वास्तविकता की ओर का सफर है ना, जो प्रतीकों से परिपक्वता की ओर जाने का रास्ता है, मधुकलश की पूरी बुनियाद इसी पर टिकी है। और ये सफर असल में एक रचनाकार के मानसिक और आध्यात्मिक विकास को भी बहुत अच्छे से दर्शाता है। स्रोत में जो जानकारी दी गई है वो इस कृति की ऐतिहासिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि को एकदम स्पष्ट कर देती है। मतलब ये किताब किसी शून्य में नहीं लिखी गई थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बच्चन जी की अत्यंत प्रसिद्ध मधु श्रृंखला की तीसरी और बहुत ही अहम कड़ी है। ये श्रृंखला मधुशाला से शुरू होती है, उसके बाद मधुबाला आती है। हाँ, और फिर जाके मधुकलश का निर्माण होता है। हाँ, और अगर हम इस विकास को करीब से देखें ना, तो मधुशाला जीवन के दर्शन को मुख्य रूप से प्रतीकों यानी सिंबल्स के माध्यम से समझाती है। जैसे वहाँ मदिरा, प्याला, साकी और मधुशाला का जिक्र है। बिल्कुल। और ये सब केवल शराब या मैखाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये असल में जीवन, कर्म, भाग्य और मृत्यु के प्रतीक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चन जी मधुकलश तक पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी बात कहने के लिए अब उन पुराने प्रतीकों की उस बैसाखी की जरूरत नहीं रही। एकदम सही पकड़े हैं आप। रिव्यू भी यही बताता है कि यहाँ कवि की भावनाएं बहुत अधिक परिपक्व और गहरी दिखाई देती हैं। लेकिन मैं सोच रहा था, ऐसा होता क्यों है? मतलब कोई रचनाकार अपने उन प्रतीकों को क्यों छोड़ देता है जिन्होंने उसे इतनी बड़ी पहचान दी होती है? मधुशाला तो बहुत लोकप्रिय थी ना। मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक नजरिए से देखूं तो ये बहुत साहस का काम है। शुरुआत में जब विचार नए होते हैं या जब समाज के सामने जीवन के कड़वे सच पेश करने होते हैं, तो प्रतीक एक सुरक्षित आवरण का काम करते हैं। एक तरह की ढाल बन जाते हैं। हाँ, वे एक दूरी बनाए रखते हैं जिससे कवि खुद को सुरक्षित महसूस करता है। पाठक भी उन प्रतीकों के आकर्षण में बंध जाता है। लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, जब जीवन के विचार भीतर तक उतर जाते हैं, तब उन प्रतीकों का आवरण एक बोझ लगने लगता है। तो मधुकलश उसी आवरण के हटने की अवस्था है। जी बिल्कुल। यहाँ भावनाएं सीधी और गहरी अनुभूतियों के रूप में सामने आती हैं। यह वह अवस्था है जहाँ एक इंसान अपने जीवन के सच को बिना किसी लाग लपेट के रख रहा है, पूरी परिपक्वता के साथ। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, अगर मधुशाला ने प्रतीकों के जरिए जीवन का दर्शन इतने अच्छे से समझा ही दिया था, जिसने उसे इतनी अपार लोकप्रियता दिलाई, तो फिर पाठकों के लिए मधुकलश की इस परिपक्वता तक पहुंचना क्यों इतना जरूरी है? मतलब क्या ऐसा नहीं होता कि हम अक्सर कला या साहित्य में उस चीज पर रुक जाते हैं जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती है, और जो सबसे गहरी चीज होती है उसे मिस कर देते हैं? हाँ, ये मानव स्वभाव की एक बहुत बड़ी विडंबना है। वही तो, जो लोकप्रिय है, जो प्रतीकात्मक है, वो अक्सर बहुत संगीतमय और आकर्षक होता है। उसकी लय लोगों को आसानी से याद हो जाती है,
मधुशाला के प्रतीकों के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो जनमानस में बस गए। लोग उसे गुनगुनाने लगे। बिल्कुल, लेकिन जीवन सिर्फ प्रतीकों में नहीं जिया जाता। जब असल जिंदगी में कोई गहरा दुख आता है, जब कोई अपना दूर जाता है, या जब असली दर्द और प्रेम महसूस होता है, तब रूपक या प्रतीक घाव नहीं भरते। सही बात है। तब इंसान को उस असली भावना का सीधा सामना करना पड़ता है। और मधुकलश उसी यथार्थ का सामना है। जिसने केवल मधुशाला पढ़ी है, उसने शुरुआती आकर्षण को तो जान लिया, लेकिन जीवन दर्शन की जो अंतिम गहराई है, उसे समझने के लिए उस तीसरी कड़ी तक आना ही पड़ेगा। ये तो बात हो गई कि ये किताब साहित्य के इतिहास में कहाँ खड़ी है। लेकिन अगर हम इसके पन्नों के भीतर जाएं और देखें कि जब वे प्रतीक हट जाते हैं तो पीछे क्या बचता है। ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। स्रोत के अनुसार इस संग्रह में प्रेम, पीड़ा और आध्यात्मिक भावनाओं का एक बहुत ही सुंदर समावेश है। ये किताब जीवन के सुख, दुख, आशा, निराशा और मानवीय संवेदनाओं के सबसे कच्चे रूप को छूती है। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात जो रिव्यू में उभर कर आती है, वो ये है कि इन भारी और जटिल दार्शनिक विषयों को बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। भाषा की इस सरलता और अर्थ की गहराई के बीच एक अजीब सा विरोधाभास लगता है ना? बिल्कुल, और मैं कहूंगी कि रचनाकार की असली परीक्षा इसी बिंदु पर होती है। आध्यात्मिक भावनाओं, जीवन की पीड़ा और मानवीय संवेदनाओं को सरल शब्दों में पिरोना सबसे कठिन काम माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विचार उलझे हुए होते हैं या जब कोई अपनी ही भावनाओं को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता, तब अक्सर भारी भरकम और जटिल शब्दों का सहारा लिया जाता है। अच्छा, ताकि असली कमी छुप जाए। हाँ, वे जटिल शब्द एक तरह से भ्रम पैदा करते हैं, ताकि पाठक शब्दों के जाल में उलझ जाए और मूल विचार की कमी पर उसका ध्यान ही न जाए। यानी जब भावनाएं पूरी तरह से पच जाती हैं, इंसान के भीतर उतर जाती हैं, तब शब्द अपने आप हल्के हो जाते हैं। एकदम सही। जब किसी ने पीड़ा को, प्रेम को या अध्यात्म की गहराई को पूरी तरह से जी लिया हो, उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया हो, तो उसे व्यक्त करने के लिए किसी शब्दकोश की जरूरत नहीं पड़ती। वो उसे सबसे बुनियादी और रोजमर्रा के शब्दों में व्यक्त कर सकता है। बच्चन जी ने मधुकलश में बिल्कुल यही किया है। तो इस सरल भाषा का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पढ़ने वाला शब्दों के मायाजाल में नहीं उलझता। बिल्कुल, वो सीधे उस दर्शन और उस मानवीय संवेदना के केंद्र से जुड़ जाता है जो कवि महसूस कर रहा था। यह एक सीधा संवाद है। हाँ। एक आत्मा का दूसरी आत्मा से संवाद। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम किसी नदी के किनारे खड़े हों। कैसी नदी? एक ऐसी नदी जिसका पानी इतना साफ और शांत है कि किनारे से देखने पर वो बिल्कुल उथली लगती है। उसे देखकर लगता है कि पानी शायद टखनों तक ही होगा और कोई भी बड़ी आसानी से उसे पार कर लेगा। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। उस सरल भाषा रूपी शांत पानी को देखकर मन बेफिक्र हो जाता है और हम उसमें कदम रख देते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तब असलियत का पता चलता है। हाँ, पानी की गहराई और उसके भीतर की लहरें तो तब महसूस होती हैं जब हम उसमें पूरी तरह उतर चुके होते हैं। बिल्कुल, तब अचानक यह एहसास होता है कि सतह के नीचे कितनी तेज धाराएं बह रही हैं। स्रोत जिन सुख, दुख और आशा निराशा की बात करता है, वे यही तेज धाराएं हैं। ऊपर से देखने पर जो कविताएं बहुत सीधी साधी और शांत लग रही थीं, वे असल में अपने भीतर एक पूरा दार्शनिक समंदर समेटे हुए हैं। सही कहा। जब इंसान किसी चीज की बहुत गहरी आशा करता है तो उसके साथ ही निराशा का एक खामोश डर भी जुड़ा होता है। हाँ, ये दोनों भावनाएं साथ साथ चलती हैं। सरल भाषा वो शांत पानी है जो नदी में उतरने का न्योता देता है, और गहरे अर्थ वे भंवर हैं जो जीवन की असलियत से सीधा टकराते हैं। और इस किताब में सुख और दुख को अलग अलग खानों में नहीं रखा गया है। बिल्कुल नहीं। मधुकलश ये समझाती है कि ये मानवीय संवेदनाएं एक दूसरे में पूरी तरह से गुंथी हुई हैं। मतलब जब कवि प्रेम की बात करता है तो उसमें छुपी हुई पीड़ा भी अपने आप सतह पर आ जाती है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी गुजरता ही है। और जब उसे वही अनुभव इतनी सरल भाषा में लिखा हुआ मिलता है तो उसे लगता है कि जैसे ये कविता उसके खुद के मन की आवाज हो। तो इस पूरी दार्शनिक और साहित्यिक चर्चा के बाद एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल सामने आता है जो स्रोत में भी उठाया गया है। कौन सा सवाल? कि आखिर एक आम पाठक को ये किताब क्यों उठानी चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है और रिव्यू में इसके 3 मुख्य कारण स्पष्ट किए गए हैं। पहला तो ये
कि हिंदी कविता को उसकी असल गहराई में समझने के लिए। दूसरा, जीवन दर्शन को केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर महसूस करने के लिए। और तीसरा, हरिवंश राय बच्चन की उस असली काव्य शैली से परिचित होने के लिए, जो शायद मधुशाला के शोर में कहीं दब सी गई थी। बिल्कुल। शोध ये भी निष्कर्ष निकालता है कि जिसे मधुशाला पसंद आई है उसके लिए ये एक अनिवार्य पठन है, मतलब मस्ट रीड है। और इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इसे 4.5 की एक बहुत ही शानदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ, और दशकों पुरानी किसी किताब का आज के समय में 4.5 की रेटिंग बनाए रखना इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि वो रचना समय की सीमाओं से परे है। ये केवल साहित्य के छात्रों के लिए नहीं है जिन्हें कोई परीक्षा पास करनी है। बिल्कुल नहीं, ये आज की उस भाग दौड़ भरी जिंदगी में फंसे हर इंसान के लिए है जो अपने ही भावनात्मक और दार्शनिक सवालों से जूझ रहा है। मानवीय भावनाएं कभी पुरानी नहीं होती, है ना? सही कहा। चाहे वो प्रेम हो, खोने का डर हो या जीवन में अर्थ खोजने की जद्दोजहद हो, ये दर्शन आज भी लोगों को इसलिए छूता है क्योंकि यह उनके रोजमर्रा के संघर्षों को एक आवाज देता है। लेकिन यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल जरूर उठता है। हाँ, बताइए। स्रोत का ये निष्कर्ष कि अगर मधुशाला पसंद आई है तो मधुकलश जरूर पढ़नी चाहिए, एक तरह से शर्त लगाता हुआ प्रतीत होता है। मैं समझ रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये एक श्रृंखला का हिस्सा होने के कारण ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति जिसने बच्चन जी की शुरुआती रचनाएं नहीं पढ़ी, जिसे उनके प्रतीकों के सफर का कोई इतिहास नहीं पता, क्या वो सीधे मधुकलश पढ़ सकता है? हाँ, क्या वो सीधे इसे उठाकर उसके जीवन दर्शन और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ सकता है? क्या ये किताब अपने आप में इतनी मजबूत है? इसका जवाब हाँ है। स्रोत इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि ये कृति जीवन के सुख दुख और मानवीय संवेदनाओं का सीधा साक्षात्कार कराती है। मधुशाला पढ़ना एक ऐतिहासिक संदर्भ जरूर प्रदान करता है। वो पाठक को ये समझने में मदद करता है कि एक कवि ने प्रतीकों से शुरू करके इस नग्न यथार्थ तक पहुंचने के लिए कैसा लंबा सफर तय किया है। हाँ, वो एक बैकग्राउंड देता है। लेकिन जीवन की जो असल पीड़ा है या जो प्रेम की गहरी अनुभूति है, वो किसी संदर्भ या इतिहास की मोहताज नहीं होती। बहुत सही बात कही आपने। जब मधुकलश में सीधे और सरल शब्दों में मानवीय संवेदनाओं की बात होती है तो वो सीधे दिल पर चोट करती है। दर्द को समझने के लिए उस दर्द का इतिहास जानना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। इसलिए भले ही ये एक श्रृंखला की तीसरी कड़ी है, लेकिन इसका दार्शनिक केंद्र इतना स्वतंत्र है कि कोई भी आम पाठक सीधे इससे जुड़ सकता है और वही गहराई महसूस कर सकता है। तो अगर इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोया जाए तो ये तस्वीर साफ हो जाती है कि मधुकलश महज पन्नों पर छपी कुछ कविताओं का संकलन नहीं है। ये सरल भाषा में लिखा गया प्रेम, पीड़ा और अध्यात्म का वो परिपक्व स्वरूप है जो शुरुआती प्रतीकों की जरूरत को बहुत पीछे छोड़ चुका है। बिल्कुल, ये जीवन के वास्तविक सुख दुख और मानवीय संवेदनाओं का एक बहुत ही ईमानदार दस्तावेज है। और ये वही शांत नदी है जो आपको अपनी गहराई का एहसास तब कराती है जब आप जीवन के थपेड़ों के बीच उसमें उतरते हैं। मुझे लगता है ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारे अनुभव जैसे जैसे गहरे होते हैं, हमारी अभिव्यक्ति उतनी ही पारदर्शी होती जाती है। फिर हमें अपनी बात कहने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं बचती। एकदम सही। और इस गहन चर्चा को विराम देने से पहले एक विचार ऐसा है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। वो क्या? जब कोई रचनाकार अपने शुरुआती सफर में रूपकों और प्रतीकों का सहारा लेता है, लेकिन एक मुकाम पर आकर वो प्रेम, पीड़ा और आध्यात्मिक भावनाओं को इतनी परिपक्वता के साथ बिल्कुल सीधे शब्दों में पेश करने लगता है, तो क्या ये महज उसकी भाषा या शैली का बदलाव है, या फिर कुछ और? हाँ, या फिर ये इस बात का संकेत है कि जब हम जीवन के सबसे गहरे अनुभवों, उन चरम सुख दुख और अथाह आशा निराशा से गुजर जाते हैं, तो वास्तविकता को समझाने के लिए किसी आवरण की जरूरत ही खत्म हो जाती है। ये बहुत गहरी बात है। क्या जीवन की असली पीड़ा और सच्चा प्रेम अपने आप में ही इतने पूर्ण होते हैं कि वे खुद ही सबसे बड़ा दर्शन बन जाते हैं, जिन्हें किसी प्रतीक में बांधा नहीं जा सकता? सोचने वाली बात है कि जब सारे रूपक गिर जाते हैं, तब जो नग्न सच बचता है, क्या वही जीवन की सबसे खूबसूरत कविता नहीं है? बिल्कुल। और इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया।